तो प्रथम नियम मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो ये जो क्वेश्चन है आपके 11th में भी है और बीएससी सेकेंड ईयर में भी है, तो दोनों ईयर के स्टूडेंट आप ये वीडियोस जो है वो देख सकते हो। ये जो आपका क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीएससी में 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को नोट्स में जितना बताऊंगी केवल उतना ही आप लोगों को लिखना है, इससे एक्स्ट्रा आप मत लिखिएगा। यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, देन इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे और इसका हम लिमिटेशन देखेंगे। तो चलिए गाइस आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा बीएससी सेकेंड ईयर के और भी नोट्स आप लोगों को प्लेलिस्ट में जो है वो मिलेंगे, तो चेक जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं इसका डेफिनेशन। ब्रह्मांड की ऊर्जा संरक्षित होती है, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में जो है वो परिवर्तित किया जा सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो डेफिनेशन में आप लोगों को इतना जो है वो लिखना होगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसमें जो भी एनर्जी रहेगा उस एनर्जी को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं, बट उसे एक रूप से जो है वो दूसरे रूप में जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। बैटरी तो हम सभी ने देखा ही होगा। बैटरी जैसे कि उसमें जो है वो केमिकल भरा होता है, उस बैटरी का यूज हम मशीन में करते हैं। कोई भी मशीन में जब उसे पुटअप करते हैं और हम बटन ऑन करते हैं, या तो उससे कोई फैन ऑन हो जाता है या तो फिर कोई लाइट जल जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जो बैटरी का एनर्जी था वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। जो हमारा बैटरी का एनर्जी था उससे लाइट जल गया या तो कोई पंखा जो है वो चालू हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो ये है थर्मोडायनेमिक्स का आपका फर्स्ट लॉ। आगे मैं आप लोगों को और भी एग्जांपल दूंगी जिससे आप लोगों को आज का टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। ये तो होगा इस आपका डेफिनेशन। देन उसके बाद हमें लिखना है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जो भी गणितीय व्यंजक है उसे हम लिखते हैं, बट इससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे छोटा सा चीज समझाऊंगी जिससे आपका ये जो आज का जो अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कोई सिस्टम लिया हुआ है। सिस्टम के लिए हम लोगों ने एक सिलेंडर लिया हुआ है और इस सिलेंडर में कोई पिस्टन लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो पिस्टन। ये जो सिलेंडर का पिस्टन है वो इसके प्रेशर के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे जो है वो हो सकता है। अगर ज्यादा प्रेशर हुआ तो ये पिस्टन जो है वो ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से हम कोई सिस्टम लेते हैं ताकि हम ये जो फर्स्ट लॉ है वो आसानी से समझ में आ सके। सिस्टम मतलब तो आप समझ ही चुके हो, जिसपे हम फोकस करते हैं या जिसे हम स्टडी के लिए चुनते हैं। सिस्टम को हम तंत्र भी कहते हैं। तो ये हुआ हमारा आज का सिस्टम। सिलेंडर हम लोगों ने लिया हुआ है, इस सिलेंडर के अंदर जो है वो गैस भरा हुआ है। अब जब हम इसे गैस को जो है वो हीट करते हैं या गर्म करते हैं या उष्मा जो है वो प्रदान करते हैं, तो क्या होगा, ये जो आंतरिक ऊर्जा है, मतलब ये जो गैस की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें जो है वो परिवर्तन होने लगेगा। मतलब उसमें जो है वो चेंजेस आने लगेगा। जैसे कि ये जो आपका सिलेंडर है वो अभी अवस्था ए में है, स्टेट ए में है। तो जैसे हम इसे हीट देते हैं ये आपके स्टेट बी में चला जाता है। कहने का मतलब है कि जब हम इसे हीट देते हैं तो यहाँ पे प्रेशर उत्पन्न होता है। प्रेशर यहाँ पे होता है जिससे ये जो पिस्टन है आपके ऊपर खिसक जाता है। मतलब ये जो पिस्टन अभी तक हमारा यहाँ था, वो जो पिस्टन है जब हम इसे गर्म करते हैं इस सिलेंडर को, तो ये जो पिस्टन है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम लोगों ने इसे उष्मा प्रदान किया या जब हम लोगों ने इस सिलेंडर को हीट दिया तो यहाँ पे कुछ वर्क हुआ जिसे हम W से व्यक्त करेंगे। समझ आया आप लोगों को? जब हम लोगों ने इस पिस्टन लगे सिलेंडर को हीट प्रोवाइड किया या हम लोगों ने जब इसे उष्मा प्रदान किया तो इसके इंटरनल एनर्जी में, मतलब जो आंतरिक ऊर्जा है जिसे हम E से व्यक्त करते हैं, इसे U से भी व्यक्त किया जा सकता है। तो इसके आंतरिक ऊर्जा में जो है वो परिवर्तन हुआ। इनकी आंतरिक ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। मतलब अगर अभी इसकी आंतरिक ऊर्जा E1 है तो जब हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसकी आंतरिक ऊर्जा जो है वो E2 हो जाती है। मतलब इनके आंतरिक ऊर्जा में जो है वो वृद्धि हो जाती है। मतलब इनके इंटरनल एनर्जी में जो है वो थोड़ा सा ग्रोथ हो जाता है। और इनके इंटरनल एनर्जी में जब ग्रोथ होता है तो ये जो आपका पिस्टन है वो प्रेशर के कारण थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, वर्क हुआ, कार्य हुआ, जिसे हम लोगों ने W नाम जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ डायग्राम में बस आप लोगों को ये समझना है कि हमारा जो सिलेंडर था पहले स्टेट ए में था, मतलब अवस्था ए में था। उसके बाद जब हम लोगों ने इसे हीट प्रोवाइड किया तो ये अवस्था बी में चला गया, मतलब स्टेट बी में चला गया। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? अब हम इसका फाइनली इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे।
यहाँ पे क्या कहा जा रहा है गणितीय व्यंजक में, मान लो किसी सिस्टम को ऊष्मा की मात्रा Q दी जा रही है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, मान लो किसी सिस्टम को ऊष्मा की मात्रा Q दी जा रही है, जिससे वह सिस्टम अवस्था A से अवस्था B में परिवर्तित हो जाती है। अब जब हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो स्टेट A से स्टेट B में चला जाएगा। A B का क्या मतलब है, पहले वो अलग कंडीशन में था, अब वो जो है वो अलग कंडीशन में हो गया। हो सकता है उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस आया हो सकता है उसके कोई टेम्परेचर में चेंजेस आया होगा, या फिर उसके प्रेशर में चेंजेस आया होगा। तो यहाँ पे वो अवस्था A से अवस्था B में जो है वो चला जाता है। इसी चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है, मान लो किसी सिस्टम को ऊष्मा की मात्रा Q दी जा रही है, जिससे वो जो सिस्टम है वो स्टेट A से स्टेट B में जो है वो परिवर्तित हो जाती है। अब क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होने से सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। अब जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी सिस्टम के स्टेट में चेंजेस आता है, अवस्था में चेंजेस आता है, तो इसकी जो भी आंतरिक ऊर्जा होगी, मतलब इसकी जो भी इंटरनल एनर्जी होगी, उसमें भी जो है वो परिवर्तन आएगा। तो इसे यहाँ पे कहा जा रहा है अवस्था में परिवर्तन होने से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में भी परिवर्तन हो जाता है। आंतरिक ऊर्जा क्रमशः UA एवं UB हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने EA, E1, E2 जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा था कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है आप उसे E से भी व्यक्त कर सकते हो और U से भी व्यक्त कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने E1, E2 लिखा हुआ है, लेकिन आप इसे UA, UB भी जो है वो लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप E लिखो चाहे आप U लिखो। तो मिस्टेक से मैंने यहाँ पे E लिख दिया था डायग्राम में, तो आप इसे जो है वो U लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है क्रमशः UA और UB होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे दो प्रकार की इंटरनल एनर्जी जो है वो प्राप्त हो रही है। पहला तो स्टेट A कंडीशन वाला और दूसरा स्टेट B कंडीशन वाला, क्योंकि दोनों की ऊर्जा जो है वो अलग अलग है। अगर एक में कम है, अगर जब हम इसे हीट नहीं दिए हैं पहले कम है, तो हो सकता है इसे हीट देने के बाद ये ज्यादा हो जाए। तो इसकी दो अवस्था, दो कंडीशन हमें जो है वो प्राप्त होती है इसके इंटरनल एनर्जी की। अब सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य, इतना सब कुछ हुआ, तो जब हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को, तो कोई ना कोई कार्य तो करेगा ही, वर्क तो यहाँ पे होगा ही होगा। तो ये हमारा W वर्क यहाँ पे हुआ है, क्योंकि जो पिस्टन है जब हम लोग इसे हीट प्रोवाइड करते हैं, प्रेशर बढ़ता है, इसके मॉलिक्यूल में कुछ चेंजेस आता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, पिस्टन जो है प्रेशर के कारण कुछ ऊपर चला जाता है, मतलब यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो यही चीज कहा जा रहा है कि सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य जो है वो W है, और जो हम ऊष्मा प्रोवाइड किए हैं वो जो है वो Q है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? क्या क्या हम लोगों ने देखा? सिस्टम को हम लोगों ने Q ऊष्मा जो है वो प्रोवाइड किया, W वर्क हुआ, और उसके इंटरनल एनर्जी में क्रमशः UA और UB जो है वो परिवर्तन आया है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्रारंभिक अवस्था में सिस्टम की कुल ऊर्जा, मतलब प्रारंभिक अवस्था मतलब कौन सा अवस्था? स्टेट A। तो चाहो तो आप ये डायग्राम अपने एग्जाम में भी बना सकते हो। स्टेट A में जो कुल एनर्जी होगी वो कितना होगा? Q प्लस E1। यहाँ पे हमारा जो भी एनर्जी दिख रहा है, क्या क्या एनर्जी आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है? हीट, जो कि हम लोगों ने उष्मा दिया वो क्या था? Q। और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कितना है? UA या E1। तो यहाँ पे आपका स्टेट A का टोटल एनर्जी कितना हुआ? UA प्लस Q। U को आप E भी लिख सकते हो, आप E, वहां डायग्राम में मैंने E लिख दिया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप U को E भी लिख सकते हो। इंटरनल एनर्जी को हम U या E जो है वो लिख सकते हैं। तो प्रारंभिक स्टेट की हमारी टोटल एनर्जी कितना हुआ? UA प्लस Q। अंतिम अवस्था की सिस्टम की कुल एनर्जी कितना हुआ? मतलब जो हमारा स्टेट B था, जिसे हम लास्ट स्टेट मानते हैं, क्या क्या यहाँ पे हुआ? E2 प्लस W। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया? UB प्लस W। तो ये हुआ आपका। अब हमें क्या करना है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। तो हम लोगों ने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था कि जब मतलब जितना एनर्जी हम उसे देते हैं उतना ही एनर्जी जो है वो दूसरे फॉर्म में जो है वो चेंज होता है, तो दोनों क्या हो गया? एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो UA प्लस Q इक्वल UB प्लस W, ऐसा हम लिख सकते हैं इसे। मतलब ये जो है वो फर्स्ट स्टेट का है और ये जो है वो सेकंड स्टेट का है। तो Q UA को हम इस तरफ लाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इस तरफ आने के बाद वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। UB माइनस UA प्लस W, तो ऐसा ही है। अब
यूबी माइनस यूए मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को हम किससे व्यक्त करते हैं? डेल्टा से व्यक्त करते हैं। मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था परिवर्तन के बारे में। तो यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है उसे डेल्टा से हम व्यक्त करेंगे। यूबी माइनस यूए को हम लोगों ने डेल्टा यू नाम दे दिया है। तो अब क्या होगा? क्यू इक्वल डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये है आपका उष्मागतिकी के प्रथम नियम का व्यंजक। यही चीज जो है वो प्रूव करना था। एग्जाम में कई बार क्या होता है, आपको ये चीज भी जो है वो पूछा जा सकता है कि आप इसे प्रूव कीजिए। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों जो है वो एक ही है। एग्जाम में इस टाइप से आता है तो भी यही चीज को लिखना है। एग्जाम में अगर ये प्रूव कीजिए आता है डेल्टा यू इक्वल क्यू माइनस डब्ल्यू तो भी आपको यही लिखना है। ये हुआ क्या हुआ हमारा समीकरण 1। अब ये क्या है? क्यू क्या था हमारा? अवशोषित उष्मा, मतलब वो जो हमारा सिस्टम है वो कितना उष्मा जो है वो अवशोषित कर रहा है। डेल्टा यू क्या है? आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, मतलब जब हम लोगों ने उस सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया, क्यू उष्मा उसे जब हम लोगों ने प्रोवाइड किया तो उसके इंटरनल एनर्जी में जो है वो वृद्धि हुआ, आंतरिक ऊर्जा में जो है वो परिवर्तन हुआ, जिसे हम लोगों ने डेल्टा यू नाम दिया है। डब्ल्यू किया गया वर्क। अब हम लोग इतना सिस्टम के लिए कर रहे हैं तो कुछ तो काम सिस्टम भी करेगा, तो ये किया गया सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क हो गया डब्ल्यू। इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है डी क्यू, सामने आपको डी लगा देना और कुछ नहीं करना है, बाकी वही है डी क्यू इक्वल डी यू प्लस डी डब्ल्यू। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि आप इसे प्रूव कीजिए, तो चाहे ये पूछे या ये पूछे, तीनों में आपको सेम आंसर ही लिखना है और कुछ अलग आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यह गणितीय व्यंजक है। यही चीज हमें लिखना था फर्स्ट लॉ में। क्या क्या हम लोगों ने अभी तक देखा? डेफिनेशन देखा और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा। 3 चीजें आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, इसलिए मैंने और करके लिखा हुआ है ताकि एग्जाम में तीनों में से कोई भी आए आप कंफ्यूज ना हो, तीनों का आंसर जो है वो सेम है। अब हम देखते हैं लिमिटेशन। क्या क्या लिमिटेशन है? ये जो फर्स्ट लॉ है उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई है, कुछ लिमिटेशन भी है। यह उष्मा प्रवाह की दिशा व्यक्त नहीं कर सकता है। जो सिस्टम में किस प्रकार से उष्मा जो है वो प्रवाह हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो उष्मा कौन सी दिशा में प्रवाह हो रहा है, इसका फर्स्ट लॉ जो है वो इसे जो है वो प्रूव नहीं कर पाते हैं। प्रथम नियम से यह ज्ञात नहीं होता है कि उष्मा को किस हद तक कार्य में जो है वो बदला जा सकता है। अब जब हम इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसे हम किस हद तक इसे काम में बदल सकते हैं, इसकी भी यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब कोई यहाँ पे गणना नहीं किया जा सकता है। तो ये सब कमियां थी फर्स्ट लॉ की। तो ये हुआ गाइस आज का आपका टॉपिक। और जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है उसमें मैंने ई लिखा हुआ है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि वो ई है यू है। आप ई को यू भी लिख सकते हो, यू को ई भी लिख सकते हो, दोनों इंटरनल एनर्जी ही कहलाता है। अगर यहाँ पे देखे डेल्टा यू की जगह डेल्टा ई आ जाता है, क्यू इक्वल डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू, तो भी आपको यही आंसर ही लिखना है। आप कंफ्यूज मत होना कि डेल्टा ई वाला तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा मत सोचना। यही आंसर जो है आप लोगों को लिखना है। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।